क्या ट्रंप गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं? पहली बात तो वो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। ट्रंप जो है रियल एस्टेट कारोबारी से राष्ट्रपति बने हैं। जैसे हमारे यहां आमतौर पर कहावत में कहा जाता है ना कि भाई तोप का लाइसेंस मांगोगे तो तमंचे का लाइसेंस मिलेगा। इससे पहले दुनिया के अंदर इस तरीके से कहीं नहीं हुआ कि किसी इलाके को आपने खाली करा दिया गया हो। मैंने कह दिया ये इलाका खाली होना चाहिए, इसलिए खाली होना चाहिए। और रूस को यूक्रेन के अंदर जंग को खत्म करवाना है, अमेरिका का साथ जरूरी है। इजराइल और हमास का जो वॉर है, इसमें ट्रंप को क्या फायदा दिखता है? क्या ट्रंप गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं या ट्रंप वाकई शांति व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं जैसा कि वो वादे करते रहते हैं, या फिर कोई और प्रॉफिट इसमें ट्रंप देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग सवाल पल्लवी आपने किया। ट्रंप की साइकी अगर आप समझें, देखिए पहली बात तो वो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। आप अच्छे से जानती होंगी ट्रंप टावर दुनिया भर में वो बनाते हैं, मशहूर हैं। भारत के अंदर भी एक ट्रंप टावर बन रहा है। और ट्रंप जो है रियल एस्टेट कारोबारी से राष्ट्रपति बने हैं, तो सबसे पहले वो ज़मीन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कौन सी मौके की ज़मीन है और कैसे जो है उसमें से मैक्सिमम गेन लेना है। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी गोलान हाइट्स का इलाका आप जानती हैं ना, जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे तब उस दौरान सीरिया और इजराइल की बॉर्डर के ऊपर जो गोलान हाइट्स का इलाका है वहां पर उन्होंने ज़मीन एक्वायर की थी। और वहां पर ऑलरेडी एक ट्रंप हाइट नाम का जो एक इलाका है, कह लीजिए पॉश का कॉलोनी जो है, वो ऑलरेडी वहां बस चुकी है। जाहिर तौर पर ये कॉलोनी जो है वो इजराइल के यहूदी लोगों के लिए बसाई गई है और वो लोग वहां पर रहते हैं और उनकी सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये इजराइल को भी सूट करता है। अमेरिका का चूंकि उसमें एक्टिव इंटरेस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन आप देखिए यहां पर जैसे हमारे यहां आमतौर पर कहावत में कहा जाता है ना कि भाई तोप का लाइसेंस मांगोगे तो तमंचे का लाइसेंस मिलेगा। मैक्सिमम से शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी चीज का मैक्सिमम लेके बात करते हैं, जिसमें उन्हें अच्छे से पता है कि अगर मैं मैक्सिमम से शुरुआत करूंगा तो कम से कम कुछ चीजें तो मैं इंश्योर कर पाऊंगा। यानी अगर 50% की भी डील मिली तो मैं फायदे में हूं। यहां पर आप देखिए गाजा पूरी तरह से खाली हो पाएगा क्या? बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, क्योंकि उन 20 लाख लोगों को लेकर आखिर क्या प्लान है? कौन खाली करवाएगा? क्या यूएन खाली करवाएगा? कौन सी एजेंसी है जो ये सुनिश्चित करेगी और वो किस मैंडेट से सुनिश्चित करेगी? इससे पहले दुनिया के अंदर इस तरीके से कहीं नहीं हुआ कि किसी इलाके को आपने खाली करा दिया गया हो, और वो भी इस आधार पर कि बस मैंने कह दिया ये इलाका खाली होना चाहिए, इसलिए खाली होना चाहिए। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, और अगर इसकी मिसाल मिलती भी है तो शायद वो मॉडर्न इतिहास के अंदर तो कोई मिसाल मिलती नहीं है इसकी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, क्या वो वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं? उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? उसका इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है? उसे जमीन पर लागू कैसे करवाया जाएगा? जॉर्डन और इजिप्ट किसी भी देश के अंदर दूसरे देशों के नागरिकों को भेजने के लिए आखिर व्यवस्था क्या हो सकती है? कल को यदि कोई देश ये कहे या अमेरिका ये कहे कि भाई हम बांग्लादेश खाली कराना चाहते हैं और बांग्लादेश के सारे नागरिक जो हैं वो भारत के अंदर शिफ्ट हो जाएं, तो क्या ये मुमकिन है? क्या भारत इसके लिए तैयार हो सकता है? देखिए इसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ठहरे। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार यही बात दोहरा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को भी इसके अंदर फायदा है। मुझे लगता है कि इस समय जो उनकी कोशिश है वो इन नारों, इन बातों के सहारे एक पीस फार्मूले के ऊपर रास्ता निकालने की है, जिसके ऊपर ये जो अरब देश हैं जो कहीं ना कहीं एक हमदर्दी भी रख रहे थे, हमास को एक सपोर्ट भी मिल रहा था, उस सपोर्ट की लाइन को खत्म करके गाजा के इस मामले को सेटल करवाने की है। अब सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या निकलता है, कौन आता है? क्योंकि ये भी देखिए कि जब जैसे ही गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्लान दिया कि गाजा हम खाली कराना चाहते हैं, यहाँ एक नया गाजा बनाएंगे, यहाँ पे होटल बनेंगे, यहाँ पर रिजॉर्ट्स बनेंगे, उसके बाद ही तमाम जो इस्लामिक देश हैं या जो इजिप्ट हैं, कतर हैं, उन्होंने एक अल्टरनेटिव प्लान दिया, क्योंकि ये प्लान बहुत खौफनाक प्लान है इन तमाम देशों के लिए। इसीलिए ये दौड़े दौड़े आए, इन्होंने एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया और इन्होंने कहा नहीं आपका प्लान मत, आप रुक जाइए, हम एक प्लान बनाते हैं, हम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, हम इसको तैयार करेंगे। यानी देखिए गाजा के अंदर एक फायदा या एक रास्ता तो डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल ही दिया कि अगर उनका प्लान नहीं चलता है तो दूसरा प्लान, कम से कम अल्टरनेटिव प्लान तो सामने आया। अभी दोनों में से कौन सा प्लान बनेगा, चलेगा, कैसे चलेगा, उसके लिए मैंडेट क्या है? क्योंकि किसी भी ऐसी व्यवस्था को लागू करवाने के लिए आपको एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होता है। और देखिए इस बीच में ये जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसका स्टेटमेंट सामने आ रहा है। ये फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है ये कंडेम कर रही है। हर कोई इस समय इतना फंसा हुआ है। लेकिन जो ईरान का आपने जिक्र किया था, मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैक चैनल वार्ता शुरू करने के संकेत दिए हैं।
20 मार्च 2025 में, यानी इसी महीने, उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खamenei को एक चिट्ठी लिखी जिसमें परमाणु समझौते के लिए बातचीत की पेशकश की गई है। ठीक है, इसके अलावा इस पत्र में 2 महीने की समय सीमा भी तय की गई, यानी 2 महीने में यदि ईरान राजी हो जाता है तो 2 महीने के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा उसमें उन्होंने रूस और ओमान जैसे देशों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की भी बात कही। इसमें उन्होंने कहा कि रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है क्योंकि रूस और ईरान के संबंध अच्छे हैं। इस समय पुतिन का सहयोग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। भाई 2-2.5 घंटे की बात दोनों के बीच में हुई है, तो कहीं ना कहीं ईरान को साधने के लिए कि हमास को कम किया जाए या इस इलाके के अंदर ईरान अपना इंटरवेंशन कम करे, इसमें रूस की भूमिका हो सकती है। और रूस को यूक्रेन के अंदर जंग को खत्म करवाना है, अमेरिका का साथ जरूरी है। इसलिए डील मेकर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस नई इबारत के अंदर अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक एक तस्वीर देखिए और आपको मैं ये तस्वीर भी दिखाता हूं क्योंकि ये तस्वीर खुद खamenei की तरफ से शेयर की गई थी। ये जो है उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने क्या कहा, कॉन्ट्ररी टू द एनिमीज एक्सपेक्टेशन, हमारे दुश्मन की चाहतों के विपरीत, the Philistine and the Lebanese uprising are only growing stronger and more determined. Hezbollah is operating with greater force than before and the Palestinian uprising is able to impose its terms on the other side in the negotiation। यानी ईरान क्या कह रहा है, क्योंकि ईरान का जिक्र आपने किया, आप देखिए इन हथियारों की तस्वीरों के साथ में ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से जो तस्वीरें शेयर की गई हैं, ये किसकी तस्वीरें हैं? ये हमास की, ये हिजबुल्लाह की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? यहां ईरान क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ईरान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ से मदद देकर खड़े किए गए हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन कमजोर नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये और ताकतवर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और यहां पर वो अपनी, और आप देखिए यहां पर जो अयतुल्लाह खamenei की तरफ से, देखिए यहां पर एक बड़ी रोचक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप जो लिखावट देख रहे हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से शेयर किया गया मैसेज है, जिसमें भाषा जो है वो हिब्रू है, यानी इजराइल की जो नेशनल लैंग्वेज है, इजराइल की भाषा के अंदर हिब्रू के अंदर यहां पर लिखा गया है। ये मैसेज हिब्रू के अंदर दिया जा रहा है, जिसके अंदर ये हिब्रू के अंदर उन्होंने मैसेज लिखा है, ये भी मैसेज हिब्रू के अंदर है। और इस मैसेज के अंदर हिब्रू के अंदर उन्होंने ये मैसेज शेयर किया है कि इन हथियारों के साथ में कि कैसे ये तमाम जो संगठन हैं, इनकी ताकत कमज़ोर नहीं हुई है, बल्कि इनकी ताकत बढ़ रही है। यहाँ पर ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और ये वो तस्वीर है जब हमास के लड़ाकों ने जो हमला किया था, ये उसकी तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो ईरान के हथियार की सप्लाई लाइन है वो बरकरार है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर चल रही हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल जाहिर तौर पर इजराइल के खिलाफ इस समय गाज़ा के लोगों की है, क्योंकि जो लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो इस समय फंसे हुए हैं। हमास वहां पर क्या करता है, कैसे करता है, जरूरी नहीं कि गाजा का हर आदमी हमास से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसके पास में कोई चारा भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। एक तरफ वहां पर हमास का दबाव है, दूसरी तरफ इजराइल की बमबारी का दबाव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।